हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन में या क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुणधर्म। जी हाँ स्टूडेंट, कभी कभी पूछता है एग्जाम में ना कि क्लोरोबेंजीन के दो भौतिक गुणधर्म के बारे में विवेचना कीजिए, या क्लोरोबेंजीन के दो भौतिक गुणधर्म के बारे में कुछ समझाइए। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन में जो भौतिक गुणधर्म होता है वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप क्लोरोबेंजीन में भौतिक गुणधर्म बहुत आसानी से सीख लोगे। क्लियर। चलो पहला बेसिक गुणधर्म क्या है, देखो आपको क्या होता है ना कि जान जाओ कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, पहला देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको अगर याद रखोगे ना तो आप अगर कार्बनिक यौगिक में कोई भी टॉपिक है जैसे अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, ये जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, इनके अगर भौतिक गुणधर्म पूछा जाएगा ना तो आप इस दो तीन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वहां पर अपने अपने अकॉर्डिंग उस भौतिक गुणधर्म को लिख सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरा 100% वो कंसेप्ट सही होगा जो आप लिखोगे। चलिए सबसे पहले वो दो तीन कंसेप्ट बता दे रहे हैं। पहला कंसेप्ट क्या है कि जान जाओ कि कार्बनिक यौगिक अगर है ना, कार्बन से बना कोई भी कार्बनिक यौगिक है, अगर उसको हम कार्बन में घोलेंगे ना, कार्बन वाले विलेय में घोलेंगे तो क्या करेगा, घुल जाएगा। पहला लीजिए क्या हो जाता है, घुल जाता है। क्लियर, बात समझ आ रही। जैसे देखो एग्जाम्पल, अगर हम क्या ले लें, चीनी ले लें, चीनी में क्या पाया था, कार्बन। एग्जाम्पल देख लो, जैसे चीनी का सूत्र था C12H22 और O11। अब इसको हम अल्कोहल में घोलेंगे, किसमें, अल्कोहल में, यानी ये भी कार्बनिक है और ये भी कार्बनिक है, इसमें भी कार्बन पाया जा रहा है, इसमें भी कार्बन पाया जा रहा है। हमने बोला क्या नहीं, कार्बन से बने कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, अगर हम कार्बन वाले यौगिक में घोलते हैं तो आसानी से क्या होता है, घुल जाता है। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है, कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं ना जो अकार्बनिक में, किसमें, अकार्बनिक में, याद रखिएगा, अकार्बनिक में घुल जाते हैं। क्या होते हैं, घुल जाते हैं, घुल जाते हैं। क्लियर। अब ये सवाल है कौन ऐसा होगा कार्बनिक यौगिक जो कार्बनिक अकार्बनिक में घुल जाते हैं। तो उसके लिए कुछ शर्त है। यदि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, नाइट्रोजन जुड़ा हो। यदि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो। यदि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, फ्लोरीन। तो ये जितने भी यौगिक होंगे ना, ये अकार्बनिक में घुल जाएंगे, यानी जल में किस में घुल जाएंगे, ये सब जल। अकार्बनिक मतलब क्या, जल। बात समझ रहे। हमने पहला क्या बोला कि कार्बन से बना कोई भी कार्बनिक यौगिक कार्बन वाले विलायक में घोलेंगे तो आसानी से वो घुल जाएगा। क्लियर। दूसरा बोला गया कि यदि कोई कार्बनिक यौगिक है उसको हमको अकार्बनिक में घोलना है तो वो भी घुल जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ शर्त है। क्या शर्त है कि उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा होना चाहिए, या उस कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए, या उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, फ्लोरीन। अगर ये ऐसा कंडीशन मिल रहा है तो अगर हम इसको अकार्बनिक में यानी जल में घोलेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल की बात करें हम, एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर अगर हम फिनॉल ले लें, क्या ले लें, फिनॉल। फिनॉल देखो, बात समझ। अब फिनॉल में क्या है, OH है, यानी यहाँ पर जो कार्बन है इसके साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि हम अल्कोहल ले लें, CH3 CH2 और OH। अब देखो इस कार्बन से क्या जुड़ा है, इसको पूरा ओपन करके देखें तो हम लोग क्या है, इस कार्बन से क्या जुड़ा है, OH, यानी O जुड़ा। हमको ये से बाद में देखेंगे, पहले मेन मकसद क्या है, O। तो अब इसको अगर हम जल में घोलेंगे ना तो ये आसानी से घुल जाता है। आप लोग देखते हैं ना कि शराब को अगर हम पानी में मिलाते हैं ना तो वो क्या होता है, इजिली घुल जाता है। क्या होता है, घुल जाता है। अरे बस मतलब कि शराब क्या होता है, कार्बनिक होता है, और जल क्या होता है, अकार्बनिक। तो ये कार्बनिक कार्बनिक में घुलते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बनिक अकार्बनिक में घुलता है। रीजन क्या है कि यहाँ पर बताया गया ना, कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन जुड़ा हो, कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ा, या कार्बन के साथ अगर फ्लोरीन जुड़ा, तो ये क्या होंगे, जल में या अकार्बनिक में आसानी से घुल जाएंगे। क्लियर। इतनी बात समझ आ गई। ये इनके दो मेन कंसेप्ट क्या है, दो मेन कंसेप्ट। अब देखो नेक्स्ट, तीसरा, अगर कोई कार्बनिक यौगिक है वह अगर एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक। जैसे यहाँ पर क्या है, इस तरह कोई कंपाउंड हो, अल्टरनेट, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो, अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक है ना, अगर वो एरोमेटिक है वो जान जाओ वो सुगंध युक्त होगा। क्या होगा, सुगंध, मतलब वो स्मेल करेगा, महकेगा। क्या करेगा, महकेगा। ये तीन कंसेप्ट है। आप अगर एग्जाम में पूछ दिया कोई भी कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म, मतलब पूछ दिया कि नीचे दिए गए कार्बनिक यौगिक या इस कार्बनिक यौगिक के दो भौतिक गुणधर्म लिखिए, तो आप पहले चेक करिए कि वो कार्बनिक यौगिक कौन सा है, एरोमेटिक या एलोफैटिक। अब उसके अकॉर्डिंग ये डिफिनेशन लिख सकते हो। ठीक।
लेकिन ये जान जाओ ये दोनों एग्जैक्ट होगा, और जो हम बोले हैं क्या भी स्मेल वाला तो वो केवल एरोमेटिक में होगा, एल्फेटिक में नहीं होता, ठीक है। इतनी बात समझ। आप जैसे एरोमेटिक में कौन से एग्जांपल है आपको बोर्ड में पढ़ना है, यूपी बोर्ड में कौन सा, क्लोरोबेंजीन है और फिनॉल है, उसके बाद एनिलीन, ये पढ़ना है। तो अगर इस तरह कोई पूछ देगा तो आप इनका जरूर लिख देना कि ये स्मेल करता है। चलो अरे बस इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट 2024 में अगर देखा जाए तो हम कई बार देखे हैं ना कि 2-3 साल के बाद ये जरूर कंसेप्ट पूछा गया है। अनसॉल्व पेपर में चेक किए तो देखा गया कि 3 साल बाद 2 साल बाद जरूर ये कंसेप्ट पूछा गया। तो ये 2020 में पूछा गया था, क्लोरोबेंजीन के 2 भौतिक गुणधर्म 3 भौतिक गुणधर्म पूछा गया था। तो अब ये जो 2024 है ना, इसमें जरूर आने वाला, हमको उम्मीद है कि ये जरूर आएगा, पक्का है, पूरी गारंटी रहता हूँ कि इस बात की इस 2024 के बोर्ड में ये जरूर आने वाला है। कौन? अपना क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुणधर्म। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। पहला कंसेप्ट क्या है इसका कि जो क्लोरोबेंजीन होता है ना, क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। याद रखिएगा 5-6 कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं। अगर ये 5 कंसेप्ट अच्छे से याद कर लिए तो आपका जो क्लोरोबेंजीन का भौतिक गुणधर्म बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो पहला देख लो टॉपिक हमने बोला क्या कि क्लोरोबेंजीन जो होता है ना, कौन? क्लोरोबेंजीन क्या होता है? सुगंध युक्त होता है। कैसा होता है? सुगंध युक्त। एक मिनट थोड़ा रुक जाओ। क्लियर? हमने बोला कि क्लोरोबेंजीन सुगंध युक्त व वाष्पशील द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है। क्लियर? बात समझ आ रही? चलो फिर समझ लेते हैं हम लोग। हमने बोला क्या कि क्लोरोबेंजीन जो होता है ना, क्लोरोबेंजीन सुगंध युक्त व वाष्पशील द्रव होता है। क्लियर? अब दूसरी पॉइंट क्या होता है? यह रंगहीन होता है। यह रंगहीन होता है। आगे उसमें आप अच्छे से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट पॉइंट होगी क्लोरोबेंजीन। क्या? क्लोरोबेंजीन का क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 132 डिग्री सेल्सियस होता है। आ रही बात समझ? किसी कोई दिक्कत आ रहा है समझ में ना सबको? 3 पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन, कौन? क्लोरोबेंजीन कार्बनिक यौगिक में विलय होते हैं। क्लियर? आ रहे हो? क्लोरोबेंजीन कार्बनिक यौगिक में विलय होते हैं तथा अकार्बनिक, क्या है? अकार्बनिक, दिख रहा सबको? देख लो दिख रहा है कि नहीं? अकार्बनिक यौगिक में अविलय होता है। अभी बताएंगे रीजन क्यों अविलय होता है। अविलय होता है। चलो अब रीजन समझ लेते हैं क्यों अविलय होता है। पहले इसको समझ लेते हैं। हमने बोला क्या था अभी इसके जस्ट पहले बोला था कि यदि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, नाइट्रोजन जुड़ा हो। यदि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो। यदि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, फ्लोरीन। तो ये लोग जो होंगे ना अकार्बनिक में, किसमें? अकार्बनिक में क्या होंगे? विलय होंगे। लेकिन अगर कार्बन के साथ ये सब नहीं जुड़ा है, ये सब नहीं जुड़ा, तो क्या होंगे? अविलय होंगे। तो आप जानते हो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर जो कार्बन होता है, क्या होता है? कार्बन। ये कोने 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 में सब कार्बन है। तो यहाँ पर देखो कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? फ्लोरीन। क्या इनमें से कोई एक तत्व जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। तो
अब जब कार्बन के साथ ये सब तत्व तो नहीं जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, तो ये जल में विलय होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। सिंपल सी बात, आप लॉजिक बता सकते हो। क्लियर? हमने बोला था ना कि इसको आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो। और एक चीज़ और बोला था कि एरोमेटिक यौगिक है, वो स्मेल करेगा, महकेगा, सुगंध होगा। तो यहाँ पर देख लो, ये एरोमेटिक यौगिक है क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो अब यहाँ पर बोले थे ना कि ये स्मेल करता है। देखो यहाँ पर लिखा गया ना कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है ना, क्लोरोबेंजीन सुगंध युक्त वो वाष्पशील द्रव होता है। तो यानी सुगंध होता है इसमें, ये स्मेल करता है। बात समझ? इतनी क्लियर हुआ बात कि नहीं? चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या देखते हैं? इसको इरेज कर दें। आ रही बात में? चलो नेक्स्ट जो हमारा देखो 1 2 3 4 टॉपिक हो गया। एक और बता दे रहा हूँ लास्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। अभी देखो नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन। कौन? क्लोरोबेंजीन जल से भारी होता है। क्या होता है? भारी होता है। आ रही बात समझ? एकदम बहुत अच्छे सर समझ में आ रहा है। क्लोरोबेंजीन जल से भारी होता है, अतः यह जल के तल पर बैठ जाता है। क्या होता है? बैठ जाता है। अब देखो ध्यान से, बैठ जाता है कौन सा ट्रांसलेशन है? प्रेजेंट टेंस। चलो कौन सा टेंस है? टेंस तो हमें टेंस नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो ये बैठ जाता है। अब करना क्या है कि अब एक बीकर ले लिए। क्लियर? अब इस बीकर में पानी भर दो, पानी भर दो। अब इस बीकर के अंदर आप क्लोरोबेंजीन जब डालोगे ना, अंदर डालोगे ना, तो ये क्या करेगा ना, इसके तल पर जाकर बैठ जाएगा। ये घुलेगा नहीं। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं। हमने बोला था ना कि कार्बन के साथ यहाँ पर क्या जुड़ना चाहिए? नाइट्रोजन। कार्बन के साथ क्या? ऑक्सीजन। कार्बन के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? फ्लोरीन। जब ये सब होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं ना, जल में घुलने पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। और हाइड्रोजन जब बंध बनता है तो ये आसानी से जल में घुल जाते हैं। लेकिन होता क्या है? क्लोरोबेंजीन में ऐसा कुछ नहीं है। क्लोरोबेंजीन में क्या है? कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है। जब कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है, इनमें से कोई एक तत्व भी नहीं है, तो वह क्या करते हैं? जल में उसको जब हम घोलते हैं तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। जब नहीं करता तो वो इजिली नहीं घुलता, मतलब घुलता ही नहीं है। अरे उसमें अब यही रीजन है कि जब हम क्लोरोबेंजीन को जल में डालते हैं ना, क्लोरोबेंजीन को जब जल में डालते हैं तो वो जल में घुलता नहीं, वो क्या करता है? नीचे जाकर तल में बढ़ जाता है। अब एक चीज़ और देखो, ये जल से भारी भी होता है। कैसे? आपको मालूम होगा कि जल का जो अणुभार होता है ना, सिंपल सा बात है, जल का अणुभार कितना होता है? आपको मालूम है कि यहाँ पर जल का सूत्र होता है H2। यहाँ पर हाइड्रोजन का होता है 1, दूसरा हाइड्रोजन इसका होगा 1, तो ये हाइड्रोजन का होगा 2, ऑक्सीजन कितना हुआ? 16। अब 16 यानी टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। जल का अणुभार कितना हो जाएगा? 18। यहीं पर हम बात करेंगे कार्बन क्लोरोबेंजीन की। तो क्लोरोबेंजीन का जो अणु सूत्र होता है देखो, C6H5 और Cl। यानी देखो कार्बन, एक कार्बन का होता है 12, 12 यहाँ पर 6 होगा, 12 तो जोड़ लो, 6 12 हो गया। सिंपल बात है। यानी मिला जुलाकर हम कहेंगे ना, सिंपल सी बात। देखो एक्चुअल में यहाँ पर क्या जल का होता है 18, यहाँ पर क्लोरीन खुद है 35 है। इसका अणुभार कितना होता है? 35 होता है, 35.5 होता है। तो अब इसका खुद है 35, यानी इसका कई गुना तो यही दे दे रहा है। अरे सर, तो अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ढेर सारा हो जाएगा। तो मिला जुलाकर यहाँ पर क्या होगा? ये क्लोरोबेंजीन जो होगा जल से भारी होगा। जब जल से भारी होगा तो आप ही देख लो, अगर बात करें हम, तो अगर आप कोई जल से भारी है हम डाल लेंगे उसके अंदर तो नीचे बैठ जाएगा। सिंपल सी बात। जैसे बालू, देखो बालू को हम जल में डालते हैं, जल से भारी होता है बालू, वो तुरंत जाकर नीचे बैठ जाता था। तो सेम वही कहानी। तो ये था क्लोरोबेंजीन का भौतिक गुणधर्म। आ रही बस में किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ये जो मेन कंसेप्ट लगाए लिखे हैं ना, इसको बहुत अच्छे से पहले अपलोड करो और इसको याद करो। ये पूरी हम बोले थे ना, आपके पास अगर 12th में बुक नहीं, देखो 12th की बुक बहुत महंगी मिलती है। पहली बात 500-600 की बुक आएगी, तो आपके पास अगर बुक नहीं है ना, तो इस कंसेप्ट को देखते रहो। हम आपको बुक लेने के लिए नहीं कहेंगे, हम हैं जिंदा तो आपके पास बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा इस कंसेप्ट को लिखो, हम एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बच्चा अगर जुड़ा होगा ना, उसको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो आगे बात समय, ये तो था 2024 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपके आने वाले 2024 एग्जाम में है। क्लियर? देखो एक चीज़ हम बता दे रहे हैं ना, हमको आपको टॉपिक के साथ साथ, यानी यदि आपके पास बुक नहीं तो टॉपिक के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कौन सा
टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, रियल बता दे रहा हूँ। अगर जिस टॉपिक को हम बता दिए हैं अच्छे से, अगर आप उसको सेलेक्ट कर लियो और उसको अच्छे से लर्न कर रहे हो ना, तो हमको उम्मीद है ना कि आपका केमिस्ट्री में 99% आने की पूरी गारंटी है। और 1% इसलिए छोड़ रहे हैं ना कि क्योंकि 1% आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, डिफरेंसन तो है नहीं, आप जानते हो नॉर्मली कि डिफिनेशन है नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो उसका नाम लिखो, और उसके साथ साथ अगर आप कोई रिएक्शन लिख रहे हो तो जो नाम लिख रहे हो ना, अगर क्रिया विधि भी कर रहे हो ना, तो उनके प्लस और माइनस चार्ज कहाँ लगे हैं एग्जैक्टली उस पर लगाओ। क्लियर? अरे बस में ये नहीं, जैसे अगर हम लिख दें कोई एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर सोडियम लिख दिए और यहाँ पर लिख दिए Cl। अब इसको हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख दें N ये प्लस और लिख दें Cl, तो यहाँ पर हम माइनस लिख दें और यहाँ पर प्लस, तो क्या ये रिएक्शन सही होगा? नहीं। केमिस्ट्री में आपको अगर पेपर देना है, अगर आप चाहते हो कि 99% आए केमिस्ट्री में, कितना आए? 99% आए, तो आप एग्जैक्टली पहले जो भी रिएक्शन लिख रहे हो उसका नाम लिखो। नाम बहुत आसान होते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप नाम लिखो अच्छे से, उसके बाद अगर कोई भी रिएक्शन है और क्रिया विधि, तो उनमें क्रिया विधि में जो प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं, बॉन्ड कहाँ किधर तोड़ना चाहिए, कहाँ जोड़ना चाहिए, ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपका 99 क्या 100% केमिस्ट्री में फिक्स है। ये मेरी पूरी 100% गारंटी है। कितने परसेंट? 100%। हम उम्मीद करते हैं ना कि सच में रियल बता दे रहा हूँ कि जो बच्चा अगर ऐसा करेगा ना उसका जरूर आएगा। अभी हम बता दे रहे हैं कि 2-4 बच्चे ऐसे थे ना जिनको हम बताए थे, ये फॉलो किए थे इसके बैक ईयर में, मतलब जो अभी बीता है एग्जाम 2023 का, तो वो लोग अच्छे से इसको फॉलो किए थे ना, उनका आ गया था रियल में 97%, केमिस्ट्री में 98%। जबकि वो बच्चे, उनकी प्रॉब्लम ये थी ना कि वो 2-3 महीने खाली पड़े थे कोचिंग, 2 या 3 महीने पढ़े थे कोचिंग में, और हमारे इस वीडियो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़े थे डेली। तो प्रॉब्लम ये थी खाली 3 महीने में उन्होंने तैयारी किया, 97% बहुत अच्छे से ला दिया केमिस्ट्री का। ठीक, अरे सुन, चलो अब हम लोग मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़ और, लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि हम लोग लाइक लिए मर रहे हैं, इसके लाइक।